नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और राज्य में अगले महीने नवंबर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इस बीच बिहार चुनाव की गर्मी में आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसकी आग सबसे ज्यादा अपने ही घर में लगी है। ये बयान दिया है चिराग पासवान ने और इसका निशाना भले ही आरजेडी की ओर है, लेकिन तीर सीधे एनडीए पर सवाल खड़े कर देता है। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के बयान दिया है और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के ऐसी बात कह दी है जिससे उनकी और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। निशाना तो उन्होंने महागठबंधन की ओर साधा था, आरजेडी की ओर साधा था, कांग्रेस की ओर साधा था, लेकिन उल्टा तीर बीजेपी की तरफ चला गया। तो कैसे चिराग ने मोदी शाह की बीजेपी और खुद अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल जिस प्रकार से पीएम मोदी की जनसभा हुई, दो जगह पर जनसभा हुई उनकी, और दोनों ही जगहों पर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से बवाल खड़ा हो गया है, दोनों जनसभा में कुछ ऐसे वाक्य हुए जिसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, इसको लेकर के चिराग पासवान ने महागठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान ने एक पोस्ट किया है एक्स पर और मुस्लिम मतदाताओं से कुछ अपील की है। तो सबसे पहले मैं वो पोस्ट दिखाना चाहूंगी चिराग पासवान का। वो कहते हैं कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? ये सर ट्वीट किया है चिराग पासवान ने। और ये एक्सपोस्ट करके उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है और अपने पिता के एक कदम की याद दिलाकर उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश की है और आरजेडी पर निशाना साधा है। लेकिन सर, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमला तो कर दिया आरजेडी पर कि उन्होंने मुस्लिम नेतृत्व को लेकर के, लेकिन वही चिराग पासवान आज खुद सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर किस नैतिक आधार पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि एनडीए में तो केवल 5 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा टिकट नीतीश कुमार की जेडीयू ने दिए हैं। जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, इनमें से 2 महिलाएं और 2 पुरुष है। वहीं केंद्रीय मंत्री जो है चिराग पासवान, उन्होंने तो खुद एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है और तो और बीजेपी ने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। तो फिर किस आधार पर ये चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं महागठबंधन पर? जय संविधान। देखिए निधि, मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, तो हनुमान अगर भगवान श्री राम से कुछ कहें तो हनुमान जी की बात तो श्री राम टालेंगे नहीं। तो इस प्रकार से अगर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो वो मोदी जी से ये कहें कि अगली चुनावी मीटिंग में अनाउंस कर दें कि एनडीए की तरफ से जो मुख्यमंत्री होगा वो मुसलमान होगा। आप सोचिए, 243 सीटों पे चुनाव हो रहा है और कुल मिला के एनडीए ने 5 सीटों पे मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों पे दिए हैं, आरजेडी ने भी करीब 10 सीटों पे दिए हैं, सीपीआईएमएल ने 2 सीटों पे दिए हैं। इसका मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन करीब 10-12% का महागठबंधन की तरफ से मुसलमानों को है। अच्छा, इसके बाद जब आपने कुल मिला के 1 सीट पे मुसलमान कैंडिडेट दिया है, जबकि मुसलमानों की आबादी वहां पे 17% है, तो चलिए मान लिया जाता है कि महागठबंधन ने 17% के खिलाफ केवल 12% मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया। लेकिन चिराग पासवान ने तो 0.3% को बनाया। नीतीश कुमार ने तो हार्डली कितने परसेंट हुए आप सोचिए, 243 में से 4, इसका माने करीब 2% लोगों को बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने 0% का रिप्रेजेंटेशन दिया। अच्छा, और सोचिए निधि, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने एक AR अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले नामक एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री उस महाराष्ट्र के अंदर जहां पे मुसलमान आबादी हार्डली 7-8% होगी, 10% होगी, बहुत ज्यादा होगी, AR अंतुले को बनाया था। राजस्थान के अंदर जहां भी 7-8% की पॉपुलेशन मुसलमानों की होगी, बरतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार के अंदर जहां मुसलमानों की आबादी आज 17% है, वहां पे अब्दुल गफूर साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कांग्रेस का तो देखिए इतिहास है, कांग्रेस का एक इतिहास है
कि उन्होंने मुसलमानों को हम हिंदुओं से कभी अलग नहीं समझा और हम में नहीं समझते। देखिए, मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, इसके बावजूद मुझे यह महसूस होता है कि 142 करोड़ लोगों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऊंच नीच नामक कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। हम एक परिवार के सदस्य हैं। और कांग्रेस ने बार बार यह संदेश दिया। भोला पासवान को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, तो वहां पे बिहार के अंदर भी उन्होंने उन वर्गों को जिन्हें उपेक्षित किया जाता था उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान के अंदर बनाया, महाराष्ट्र के अंदर बनाया, बड़े बड़े मंत्री उन्होंने बनाए। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद को बड़ा महत्वपूर्ण विभाग दिया था, बाबू जगजीवन राम को महत्वपूर्ण विभाग दिया था और उनकी पूरी स्वतंत्रता उनको दी थी। तो अगर ये चिराग पासवान ने क्यों किया है, क्या एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है या इसलिए किया है कि निधि तिवारी 2 से 2.5 इस विषय पे डिस्कस करें। लेकिन ये बात सही है कि हनुमान जी ने, हमारे हनुमान जी ने, पवन पुत्र हनुमान जी ने तो श्रीलंका में जाके रावण की लंका को आग लगाई थी, लेकिन यहाँ पे ये चिराग पासवान नामक हनुमान ने अपने ही राम की लंका में आग लगा दी है। और इस प्रश्न का जो, अच्छा बताइए, आप मुसलमान, मान लीजिए मैं मुसलमान होता, मान लीजिए मैं मुसलमान होता और मुझे अब एक, आप देखिए किस प्रकार से ओवैसी साहब कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वतों में बंटवारा हो जाए। वो एक प्रकार की ये बात कर रहे हैं 17% हैं और देखिए एक भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। देखिए बाद में आपको लिखित दे सकता हूं, जो राजेश राम ने भी कहा, जो अशोक गहलोत साहब ने भी कहा कि हम अभी इलेक्शन के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक दलित जात का, एक सवर्ण जात का और एक मुसलमान, ये हम डिक्लेयर कर देंगे। अब तक ये सवर्ण है 10-12%, उनको एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा। मुसलमान है 17%, उनको एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा। अति पिछड़े हैं 35%, उनको एक मिल जाएगा। 20-22% दलित हैं, उनको एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा। और इसकी तुलना में आप देखिए आज की तारीख में एनडीए ने क्या किया हुआ है। भाई वहां पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बेचारे अस्वस्थ है। नीतीश कुमार हमारे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आज की तारीख में उनका स्वास्थ्य खराब है। दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भूमिहार हैं। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो नवी फेल है। तो इस प्रकार से जो अगर आप संतुलन देखेंगे तो संतुलन में जब ये तेजस्वी यादव एक 17% पॉपुलेशन के यादववंशी को वहां पे चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया और एक अति पिछड़े को डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, एक सवर्ण जात से बनाएंगे, एक मुसलमान जात से बनाएंगे और एक दलित जात से बनाएंगे। तो ये प्रश्न उठाकर मेरे ख्याल से चिराग पासवान ने यहाँ पे अपने ही भगवान श्री राम की जो भी उन्होंने महल बनाया था, जो भी उन्होंने एक कल्पना से वो बनाया था, उस पर आग लगा दी है। अब पूंछ से लगाइए, बिना पूंछ के लगाइए, ये तो भैया मोदी जी बताएं और चिराग पासवान लगाए। बिल्कुल सर, और ये जो चिराग पासवान जो ये सारी बातें कर रहे हैं और खुद एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया है, और सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि बीजेपी जो कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती। तो क्या चिराग पासवान ने हमला असल में आरजेडी पर किया या फिर अपनी ही सहयोगी पार्टी को की सच्चाई सामने ला दिया? क्योंकि अगर एनडीए में सच में मुस्लिम नेतृत्व का सम्मान है तो बीजेपी ने 0 मुस्लिम उम्मीदवार क्यों दिए हैं और उनकी पार्टी ने सिर्फ एक? क्या ये जो ट्वीट मुसलमानों की चिंता है या फिर सिर्फ आरजेडी को घेरने का हथियार है? क्योंकि 2005 की बात तो कर रहे हैं चिराग पासवान, 2025 में क्या बदलाव ला पाए हैं? देखो ये बात तो निधि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को आप देखें तो अगर वहां पे उन्होंने 65 सीटें केवल ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और वैश्य समाज के लोगों को दिए हैं, तो इसका मतलब यह है उन्होंने 15% पॉपुलेशन को 65% सीटें दी। इसका माने उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें अति पिछड़ों का, अति दलितों का, मुसलमानों के बारे में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार कह चुके हैं हमें मुसलमान यादवों का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात आप जानते ही हैं, कई मेंबर पार्लियामेंट ने जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट दिया कि मेरे क्षेत्र में मुसलमान और यादवों का काम मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये हमें वोट नहीं देते। तो अगर आप वोट नहीं दे, अच्छा यादवों की संख्या भी उन्होंने नीचे कर दी। एक नंद किशोर यादव थे जो कद्दावर यादव नेता थे, उनके यहाँ उनका भी उन्होंने पर कतर दिए। 6-7 बार जीते थे, इस बार उन्हें टिकट ही नहीं दिया। पिछली बार वो स्पीकर थे। एक विधायक ऐसे थे जो यादव थे, जो आरजेडी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जबकि वहां धुकधुकी लगी हुई थी कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, उनका भी टिकट काट दिया। तो यदुवंशियों को, मुसलमानों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, कि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए सवर्णों को ज्यादा टिकट दिया है कि अगर चुनाव आयोग उनकी मदद कर पाया, चुनाव में चोरी हो गई
तो अपने 100 सवा 100 आदमी जिता देंगे। और क्योंकि वो जानते हैं कि उसके बाद जो अति पिछड़े अति दलित है उनके टूटने की बहुत ज्यादा संभावना है और आरजेडी के पास जाने की संभावना है, तो उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास अपने सवर्ण मतदाताओं पे है, इसीलिए उनको टिकट ज्यादा दे रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इस बार आरजेडी ने यादवों की संख्या कम की है, कुशवाहा को ज्यादा टिकट दिए हैं, अति पिछड़ों को ज्यादा टिकट दिए हैं। और ये बात निधि में आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि आईपी गुप्ता एक एक्स फैक्टर है बिहार के चुनाव में। ये गठबंधन को जो भी बहुमत मिलेगा और अच्छा बहुमत मिलेगा, मेरे ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आईपी गुप्ता का होगा। आईपी गुप्ता के अगर आप जो उनके कैंपेन है उसको फॉलो करें, आरजेडी तेजस्वी यादव हमेशा आईपी गुप्ता को लेकर साथ चल रहे हैं और उनका जो सपोर्ट बेस है 4-5% का, वो इतना सॉलिड है और इतना सॉलिडली उनके साथ खड़ा हुआ है। यही एक गेम चेंजर होगा बिहार के इलेक्शन में। आईपी गुप्ता इज द पर्सन हु हैज टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली। बिल्कुल सर। और आप देख रहे हैं कि एआईएम जो है वो भी आरजेडी पर निशाना साध रहा है, चिराग पासवान भी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि राज्य के जो 17.7% आबादी वाले मुस्लिम वोटर हैं, वो करीब 50 से 60 सीटों पर और 70 सीटों पर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में जो चिराग पासवान कह रहे हैं और जो एनडीए गठबंधन कह रहा है, लगातार जो निशाना साध रहा है, वो अपने गिरेबान में तो नहीं झांक रहा है, टिकट तो दिए नहीं है उसने। क्या आपको नहीं लगता कि उनको ऐलान कर देना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम जो होगा वो एक मुस्लिम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने निशाना तो साधा है आरजेडी पर कि उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं बताया कि या तो मुख्यमंत्री होगा या तो उप मुख्यमंत्री होगा। इनके किसी भी राज्य में आप देख लीजिए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर इन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को ही डिप्टी सीएम या फिर सीएम बनाया हो। भाई देखिए निधि, वो बना भी नहीं सकते, वो विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उन्हें मंत्री बना भी नहीं सकती। अगर वो बना देंगे, अगर विधायक ही बना देंगे, अगर मंत्री ही बना देंगे, तो जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने का 80-20 की लड़ाने की बात करते हैं वो संभव हो जाएगा। उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम खत्म हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों को आगे वो बढ़ा नहीं सकते। उन्होंने पूरा का पूरा अपनी जिम्मेदारी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस चुनाव में मुसलमानों के वोटों का मत विभाजन करने की जिम्मेदारी ओवैसी साहब को दे दी है। अच्छा, ओवैसी साहब के साथ एडवांटेज ये है कि मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, उससे होता क्या, जब ओवैसी साहब मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए बोलते हैं, उसके डबल फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को। एक तो मुस्लिम पोलराइज होता है, एक्साइटेड होता है और एमआईएम को वोट देता है, जिससे आरजेडी और महागठबंधन का वोट कम होता है। और उनके स्टेटमेंट की वजह से हिंदूवादी शक्तियां मुसलमानों के प्रति ओवैसी साहब को कोट करके बार बार हिंदुओं को पोलराइज कर देती है, तो भारतीय जनता पार्टी को डबल एडवांटेज होता है। अब इस मामले में जो 17% मुसलमान हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का टेस्ट है कि अगर वो ओवैसी साहब को वोट देते हैं, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये अगर मुसलमानों ने गलती की, वैसे मुझे नहीं लगता 90% जैसे पिछली बार हुआ था, यही काम ओवैसी साहब ने तब भी किया था। यूपी के अंदर भी आज अखिलेश यादव की अगर सरकार नहीं है, उसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो बहन मायावती और ओवैसी साहब को है। ओवैसी साहब की चाल को अगर मुसलमान नहीं समझा, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दलित समाज का कोई वो होगा, दोष होगा, ना अति पिछड़े समाज का दोष होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी संभावना मैं करीब 2-3% समझ रहा हूं, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो वो लोगों के हाथ पे होगी जो कि ओवैसी साहब को वोट देंगे। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप प्रदेश में शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे, हम लोग एक ईद में भी साथ में त्योहार मनाएं, होली दिवाली में भी साथ मनाएं, तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको ओवैसी साहब की बात को इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर आप भावनाओं में बह गए तो उसके बाद ओवैसी साहब को तो हो सकता है 3-4 सीटें मिल जाएं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना बन जाएगी। तो अगर ओवैसी साहब को 2-3% से ज्यादा वोट मिल गया, जो भी सीटें 40-50 को लड़ रहे हैं, तब महागठबंधन को वो डेंट कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ओवैसी साहब को ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि मुसलमान भाइयों ने वक्फ बिल पे, जब ओवैसी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नीतीश कुमार ने भी किया है और चिराग पासवान ने भी किया है, तो वो चिराग पासवान जो कि वक्त एक धार्मिक मसले में हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं, हमारे मंदिरों के मसले में भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हस्तक्षेप करेगी
तो मानी बात है कि हमारे अंदर एक दुर्भावना पैदा होगी, हमारे अंदर विद्रोह पैदा होगा। तो अगर उनके धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करते समय जेडीयू और चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन किया है, तो मेरे ख्याल से मुसलमान वोटर्स को 100% वोटिंग करनी चाहिए। दलितों को और यादवों को और बैकवर्ड्स को और ईबीसी को सबको 100% वोट करना चाहिए। और बाकी सवर्ण लोग जो है वो अगर यात्रा करने जाना चाहें, अयोध्या चले जाएं इलेक्शन के दिन और वोट कम से कम डालें। बिल्कुल सर, यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कई सारे गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं वो भी जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और साफ तौर से वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने भले ही कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हम वोट जो है लालू प्रसाद यादव को देंगे क्योंकि वो हमारी जाति से आते हैं। तो वो जाति जो है वो बिहार के चुनावों में काफी ज्यादा दिखाई देती है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई सारी बातें कही, जंगल राज का जिक्र किया। हालांकि उनकी सभाओं में क्या कुछ होता है इसका हम आगे जिक्र करेंगे कि जंगल राज उनकी सभाओं में दिखाई दे जाता है, लेकिन 20 साल पुरानी सरकार का जंगल राज वो दिखाते हैं, उसकी बात करते हैं और तमाम चीजों को बताते हैं कि हमने ये किया बिहार के लिए, क्या कुछ किया है। उस पर तेजस्वी यादव ने उन्हें बहुत ही सटीक जवाब दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, उनका वीडियो दिखाते हैं। नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों के तादाद में। पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोग को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा तो कोई फलदायी नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग है। कोई मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता है तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते हैं। कितने अपराध जो है चरम सीमा पर है, टॉप 2 स्टेट क्राइम में यूपी और बिहार है, इस पे कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का हो गया, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में छू तक नहीं करते। आप एक बात समझ जाइए, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी CM होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो सर तेजस्वी यादव जो है उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये तो प्रधानमंत्री की भाषणों में सिर्फ नकारात्मकता है बिहार के लिए, और जो कुछ भी योजनाएं हैं, जो कुछ भी रोड मैप है, वो सब कुछ गुजरात के लिए, यानी गुजरात वर्सेस बिहार, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने लास्ट में ये भी बता दिया कि भाई अभी तो केवल मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया गया, अभी तो 2 डिप्टी CM और भी हैं, तो आगे आने दीजिए, इंतजार करेंगे। ये दोनों बातें कह के क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव ने? भाई देखिए निधि, एक तेजस्वी यादव ने और बात कही थी। उन्होंने कहा कि 20 साल में जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, मैं 20 महीने के अंदर कर दूंगा।
और पहले 20 दिन के अंदर ये सारे आदेश कर दूंगा और वो आदेश आप देख लीजिएगा। मतलब वो आदमी अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर रहा है कि मैं 20 दिन के अंदर आदेश कर दूंगा और 20 महीने के अंदर आप मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख लीजिएगा। ये भी वो कहते हैं कि जब पिछली बार मैंने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरियां दे दूंगा, तो नीतीश चाचा ने कहा था कहां से लाओगे, मम्मी पापा से मांग के लाओगे क्या? और मैंने 5 लाख नौकरियां दे दी थी, 3.5 लाख नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया था। तो क्रेडेंशियल तो उनके साथ हैं। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में आप कोई भी बताए, भारतीय जनता पार्टी का आदमी बताए कि अगर बिहार के अंदर आपने एक भी नई फैक्ट्री लगाई क्या, आपने एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई क्या, एक भी एम्स बनाया क्या? देखिए, एक रेड माइक के एक पत्रकार एक इंटरव्यू कर रहे थे उन बच्चों का जो कि पटना ये वापस आ रहे थे छठ पूजा के लिए। एक अति पछड़ी जात का बच्चा, मेरे को देख के मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। 20-21 साल का लड़का कहने लगा साहब ग्रेजुएशन मैंने कर लिया, बीएड कर रहा हूं, नौकरी भी कर रहा हूं, बीएड भी कर रहा हूं। और वो रोने इसलिए लगा, कहने लगा कि मैं अहमदाबाद से आ रहा हूं और मेरी मां का मैं अकेला बेटा हूं और मैं अपने को फाइनेंस करने के लिए मैं नौकरी करता हूं और बीएड की पढ़ाई करता हूं। पहले 6 घंटे पढ़ाई करता हूं और नौकरी करता हूं और उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं और मैं बीएड भी पास करूंगा और मेरी अपेक्षा है, इच्छा है कि मैं एक शिक्षक बन जाऊं जिससे माँ की सेवा कर सकूं। दूर बैठा बेचारा 2000 किलोमीटर दूर जाके इसलिए नौकरी कर रहा है। तो वो जो रेड माइक के पत्रकार थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए, उस बच्चे को उन्होंने गले लगा के। तो वहां के बच्चों की जो मेन समस्या है, जानवरों की तरह ठूंठ कर 12,000 ट्रेन चला दी, 12,000 ट्रेन चला दी। अरे यार, 12,000 ट्रेन चला दी तो जिस प्रकार जानवरों को ठूसा जाता है वैसे आदमियों को ठूसा जा रहा है। तो 12,000 ट्रेन में कैसे ऐसी परिस्थिति बन रही है? इसके बाद जुमलेबाजी। भाई ये देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूं, देखिए मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी सत्ता पक्ष हो उसको जिम्मेदार माना जाए, उससे प्रश्न पूछा जाए। आज के तारीख में मैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर तेजस्वी यादव 20 महीने में काम नहीं करेंगे और लोगों को नौकरी नहीं देंगे और एजुकेशनल हब नहीं बनाएंगे और आईटी सेंटर नहीं बनाएंगे, फिर तेजस्वी यादव से मेरी कौन सी रिश्तेदारी, मैं उनका विरोध करना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े बच्चों ने कहा बिहार के, और बिहार के बच्चे देखिए प्रबुद्ध तो बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये बताइए, 20 साल से जिसका शासन है उसको एक गलत फहमी हो गई है, उसको ये अहंकार हो गया है कि मेरे में अंदर कोई विशेषता है, जो मैंने एक आपको बताया था एक बार, हुब्रिस हाइपोथेसिस। देखिए, मैनेजमेंट का एक शब्द होता है हुब्रिस। हुब्रिस का मतलब ये होता है कि जिस दिन आदमी को लगने लगे कि वो गलत निर्णय ले ही नहीं सकता और उसके अंदर इतनी ज्यादा अकल आ गई है कि वो सब सही निर्णय लेता है, तो करता क्या है, बिना सोचे निर्णय लेता है। जब वो गलत हो जाता है उसके बाद उस निर्णय को छिपाने के लिए एक नया मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है, फिर तीसरा लेता है। जैसे मोदी जी ने, आपने देखा, पहले नोट बंद कर दिए, फिर उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, फिर उन्होंने जीएसटी लगा दिया। तो एक निर्णय की कलई खुले, इसके पहले दूसरा गलत निर्णय ले लो। अच्छा, सलाह किसी ने लेना नहीं चाहते हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुआ उन्होंने, तो वो इकोनॉमिक्स के निर्णय भी खुद ही ले लेते हैं। अच्छा, ये परिस्थिति निधि आज बन गई है मेरे देश की। सन 71 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति इनका वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन उठाने से इनकार कर दिया था निक्सन का, इंदिरा गांधी ने। जब उन्होंने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी भी गया, तुम्हारा 7वां बेड़ा, 8वां बेड़ा भेज दो, मैं रुकूंगी नहीं। ये हमारे देश की स्थिति थी आज से 37 साल पहले। और आज स्थिति क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री को ये स्टेटमेंट इशू करना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट की चेंज पॉलिसी की वजह से हम रशिया से ऑयल सप्लाई कम कर रहे हैं, फेज आउट कर रहे हैं, जो हमें 25% डिस्काउंट में मिल रही है। और अमेरिका से हमारा ऑयल इंपोर्ट 200% हो रहा है और हमारा जो रशिया से 4% से 35% हो गया था, हम उसे कम कर देंगे। इसका मतलब यह है कि निक्सन के दबाव को इंदिरा गांधी जब सन 71 में झेल सकती थी, तो आज 2024 में, आज के तारीख में हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर हो गई है, निशक्त हो गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो दबाव की नीति है और आर्म ट्विस्टिंग है उससे बच नहीं पा रही है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कमजोर प्रधानमंत्री हैं और कमजोर सरकार है। अरे, हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसा चाहते हैं, मलेशिया जाइए, डंके की चोट पे जाइए और जाइए, मूछें हटते हुए जाइए, टीका लगा के जाइए और वहां जाके कहिए मैं झप्पे नहीं लगूंगा। अब भारतवर्ष 142 करोड़ देश की आबादी वाला देश है और मैं किसी की, लेकिन वो जा ही नहीं रहे मलेशिया। वो इसीलिए कनाडा से मिलने से इनकार कर दिया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लौटते समय मुझसे मिल लेना। ये वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप भी जानते ही हैं कि उसी
स्पेसी का आदमी है, वो भी कुछ ना कुछ अपना खिलवाड़ करेगा। तो भगवान जो है, ये ऐसी परिस्थिति, अच्छा आप अमेरिका के कहने पर रूस से तेल सप्लाई बंद करेंगे तो रूस आपका दुश्मन हो जाएगा। तो आज के तारीख में तो मुझे यही नहीं लग रहा है कि डंका क्या, हमारे प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का जो हवाई जहाज खरीदे हुए हैं वो करोड़ों में कहीं जंग न लग जाए, वो उड़ ही नहीं पा रहा है, विदेश जा ही नहीं पा रहे मोदी जी। अरे और कुछ नहीं तो लखनऊ कानपुर घुमाएं। जी सर, और यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ी-बड़ी बातें तो कर रहे थे अपनी जनसभाओं में, लेकिन उन्हीं की जनसभा में क्या कुछ हो गया, उसका एक छोटा-सा उदाहरण आप देखिए कि कल जब वो गिरिराज सिंह के क्षेत्र बेगूसराय में पहुँचे थे, तो मंच पर वो मौजूद थे और कई सारे बड़े-बड़े लोग भी मौजूद थे। उसी समय बत्ती गुल हो गई और इसके बाद गिरिराज सिंह जो हैं, वो लाइट वाले को ढूँढने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस ने भी ये क्लिप शेयर की। तो एक छोटा-सा क्लिप है, पहले मैं वो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कांग्रेस ने क्या कहा। तो लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। तो सर ये वीडियो था और आप देखिए कि यहाँ पर श्रीनिवास बीवी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चुनावों से पहले ही बत्ती गुल और मोदी के मंच पर विकास की बत्ती गुल, ये उन्होंने जो है वीडियो ट्वीट करते हुए बताया है। और गिरिराज सिंह कह भी रहे हैं कि लाइट वाले भैया लाइट कैसे चली गई, लाइट दो। तो बत्ती गुल होने पर सब परेशान हो जाते हैं, पीएम मोदी भी इधर उधर देखने लगते हैं, दिलीप जायसवाल भी इधर उधर देखने लगते हैं कि भैया इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया मोदी जी की जनसभा में। दूसरा एक और मैं दिखाती हूँ, जब समस्तीपुर में उनकी जनसभा थी, वहां पर क्या हुआ, वहां पर खबर देखिए लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की जनसभा में कई महिलाओं की ज्वेलरी गायब, रोती हुई निकली महिलाएं, बोली शिकायत के बाद पुलिस ने भगाया, झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो समस्तीपुर में ये सब कुछ हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई है और कई महिलाओं के जेवर गायब हो गए, कई महिलाएं रोती बिलखती हुई बाहर निकली, जबकि जो महिला गैलरी है उसमें भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, इसके बावजूद उनके गले से ज्वेलरी गायब हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और सभा खत्म होने के बाद महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आई। कई के गहने चोरी हो गए, मंगलसूत्र चोरी हो गए और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये सब कुछ जो हुआ है, वो सवाल खड़े कर रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री की सभा में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर किस मुंह से प्रधानमंत्री पिछली सरकारों के जंगल राज की बात करते हैं, जबकि असली जंगल राज तो उनकी सभाओं में ही देखने को मिल जाता है। भाई देखिए, ये तो इन महिलाओं की गलती है कि भारतीय जनता पार्टी की सभा हो और आप गहने पहन के चले जाएं। आपको गहने पहन के जाने की क्या जरूरत थी, पीतल के गहने पहन लेते। आप सोना पहन के जाएंगे और 1.25 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना है, किसी की भी नीयत डोल जाएगी, कोई भी करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, तब भी आप गहने पहन के जा रही हैं। ये गलती देखिए महिलाओं की है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि वहां बिजली काट दी, देखिए एक बार क्या हुआ निधि, आपको तो पता है, आपके घर में भी पुलिस ऑफिसर्स हैं कई। वहां एक बार क्या हुआ, एक थानेदार साहब बैठे हुए थे, एसएचओ साहब। अच्छा, एसएचओ साहब क्या कर रहे थे, पीछे कांस्टेबल खड़ा था, एसएचओ साहब यूं हाथ करते थे, वो काजू का कटोरा लिए खड़े थे, वो अपना काजू खा रहे थे, वो पीछे से काजू लेके खड़ा था, यूं लेते थे, वो मुंह में खा लेते थे। अच्छा, एक बार उन्होंने पीछे हाथ किया, देखा कटोरा गायब है और वहां पे खजूर, वो जो काजू थे वो भी गायब है। तो उन्होंने कहा कहाँ चला गया, मुझे काजू क्यों नहीं खिला रहा है। उसने कहा साहब आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। मतलब ये है भैया, देखो सरकारी अधिकारियों को काजू किशमिश तभी तक लोग खिलाते हैं जब तक वो कुर्सी पे बैठते हैं। तो इसलिए वो दरोगा जी को तो इसलिए काजू मिलना बंद हो गया कि भैया वो उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, क्या जाइए दूसरे थाने में, वहां जाके काजू मांगिएगा, अब अगले दरोगा को खिलाएंगे काजू। वो स्थिति मोदी जी की है। अब गिरिराज सिंह को ये समझना चाहिए, अगर सरकारी अधिकारियों को ये पता चल गया है बिजली विभाग के, ये सरकार जाने वाली है और एक नई सरकार महागठबंधन की आनी हो, तो काजू जो है बिजली वो तेजस्वी यादव की मीटिंग में देंगे कि इनकी मीटिंग में देंगे। तो गिरिराज सिंह ऐसे ऊटपटांग स्टेटमेंट देते हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं और सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, नमक हराम है, तो नहीं भी देते होंगे। वहां के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा अगर मैं वोट नहीं देता तो मैं नमक हराम हूं, लो बेटा तुम्हारी बिजली काटता हूं, अब मोदी जी तुम्हारी खाट खड़ी करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं आरजेडी पर
और मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन असली जो मकसद उनका है वो ऐसा लग रहा है कि एनडीए था, बीजेपी पर था, क्योंकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। उन्होंने खुद, चिराग पासवान ने खुद एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, नीतीश कुमार ने 4 ही मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वो किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं महागठबंधन पर, ये बड़े सवाल खड़े करता है। इसको लेकर हमने चर्चा की, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।